नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और YouTube पर इस स्पेशल ब्रॉडकास्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, मौजूदा समय में क्या देश मीडिया के जरिए चलाया जा रहा है और ये जो मीडिया है, समूची मीडिया क्या सरकार के हाथ में है और आने वाले 2 सालों में देश की 90% 90% से ज्यादा मेन स्ट्रीम मीडिया, चैनल, अखबार इन 2 लोगों के हाथ में होंगे, यानी कॉर्पोरेट के हाथ में होंगे। और अगर 2024 के बाद नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सरकार तीसरी बार सत्ता में लौटती है तो क्या सोशल मीडिया पर भी बड़ा जबरदस्त शिकंजा कसेगा और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में आजादी से बोलना बहुत मुश्किल होगा। आज बहुत बड़ा खुलासा है और इस बड़े खुलासे के लिए ये स्पेशल ब्रॉडकास्ट है और इसमें मेरी कोशिश रहेगी अशोक वानखेड़े, जी हाँ, हिंदुस्तान के सबसे बेखौफ पत्रकार जिन्हें कहा जाता है आज की तारीख में, अशोक वानखेड़े भी बड़ा खुलासा करेंगे। बहुत ऐसी बातें बताएंगे जो आपने कहीं सुनी ना हो, जिसको बोलने की कोई हिम्मत नहीं कर पाता। और सवाल यही है कि मौजूदा वक्त में मीडिया कैसे प्रधानमंत्री कार्यालय से चलाई जा रही है और किस तरह से बड़ी बड़ी खबरें जिनका देखना बहुत जरूरी है देश के लिए, उनको दबाया जा रहा है। घपले दबाए जा रहे हैं, स्कैंडल्स दबाए जा रहे हैं, स्कैम्स दबाए जा रहे हैं और लोगों की आंखों में कहीं ना कहीं मीडिया दर्पण के नाम पर, आईने के नाम पर धूल झोंक रही। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, सीधे चलूंगा अशोक वानखेड़े के पास। एसआईपी की शुरुआत करना चाहते हो? आप ऑटोमेटिकली अपने महीने की सेविंग्स को एसआईपी में इन्वेस्ट कर सकते हो। सिर्फ 500 रुपए के साथ आप। वानखेड़े साहब, मेरा पहला सवाल है वो ये है कि आज की तारीख में क्या ये बात सही है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से एक शख्स है जो व्हाट्सएप के जरिए सारे चैनल के संपादक और मालिकों के मार्फत इस देश की मीडिया चला रहा है? बिल्कुल, 2014 के बाद हमने खास कर देखा और उसके पहले यदि आप नरेंद्र मोदी जी का गुजरात का भी राज्य देखें, जो वहाँ मुख्यमंत्री रहे, तो जनरली मीडिया का एजेंडा वो सेट करते हैं। जो मीडिया उनका साथ नहीं देता उनके खिलाफ ये फ्रंट खोलते हैं, उन्हें निस्तनाबूद करने का प्रयास करते हैं। ये इनका वे ऑफ ऑपरेशन रहा है और 2014 के बाद तो हमने देखा कि धीरे धीरे नहीं, एक झटके में पूरा मीडिया कैसे सरेंडर हुआ और जो बचा हुआ है उसको किसी ना किसी एन के एन प्रकरण घेरने का प्रयास होता है। जैसा एनडीटीवी है तो एनडीटीवी का टेक ओवर ही हो गया। अब वो टेक ओवर यदि आपके गोदी उद्योगपति ने लिया, गोदी मीडिया जैसे, तो गोदी उद्योगपति तो वो मीडिया को गोदी मीडिया बनाएगा ही, वो होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन अक्सर हमने देखा कि खबरें, और दूसरी बात है दीपक भाई, चलो ठीक है, मैं नहीं मानता कि नरेंद्र मोदी ने एक कोई नरेंद्र मोदी जी के ऑफिस से एक गाइडलाइन जाती होगी कि ऐसा करो, लेकिन मोर लॉयल देन द किंग ये बताने का प्रयास जो हमारे एंकर्स करते हैं और खासकर जो हिंदी के एंकर्स जो है वो बिल्कुल स्पोक्स पर्सन से भी ज्यादा लॉयल, मतलब कई बार बीजेपी के स्पोक्स पर्सन भी शर्मा जाते हैं जब हमारे एंकर्स सरकार के लिए लड़ना शुरू कर देते हैं और जो सच्चाई है उसका गला घोटते हैं। यही कारण है कि मीडिया हुट होता है। अभी अंजना ओम कश्यप गई थी आज तक की जब बिहार पटना में, तो जो जबरदस्त रूप से हुट हुई, बहुत नाराज हुई वो कि मुझे हुट किया जाता है। अरे लोगों पे नाराज होने के बजाय पहले आपका बर्ताव देखो। आप यदि एक पार्टी की स्पोक्स पर्सन बन के काम करोगे तो फिर आपका चैनल सबसे तेज हो या कुछ भी हो, सबसे तेज इस देश में सिर्फ आवाम है। आवाम से ज्यादा कोई तेज नहीं है और आवाम की जब रफ्तार पे आवाम आती है तो बड़े बड़े लोग डिरेल होते हुए हमने देखे। तो ये अक्सर देखा हमने और धीरे धीरे इनकी पॉपुलैरिटी भी कम हो गई। लोग इनको नफरत की दृष्टि से देखते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि जो समस्याएं हैं, जो देश के सामने सच्चाई है, उस सच्चाई को आप कब तक दबा के रखोगे। एक जो आपके बीजेपी शासित राज्य नहीं, वो राज्य टोटल टारगेट पे है, वहाँ कोई छींकता भी है तो इनके लिए बहुत बड़ी खबर होती है। अब मैं आपको उदाहरण दूं, नया उदाहरण है अभी कि झारखंड में जब ऑपरेशन कमल चल रहा था और झारखंड की सरकार बचने के लिए बेचारे छत्तीसगढ़ भागे हुए थे, फिर भी सरकार कर ही रही थी। इसी बीच में झारखंड में एक लड़की के ऊपर एक लड़के ने पेट्रोल डाल के उसको जला दिया और वो मर गई। उसके बाद जो तूफान आया खासकर डिजिटल अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में,
टेलीविजन चैनल्स पे, उन्होंने ऐसा रूप अपनाया जैसा मानो मुख्यमंत्री स्वयं ही पेट्रोल डालने गए थे और कांग्रेस पार्टी के मुखिया वहां आग लगाने गए थे कि ये हो रहा है और एक आदिवासी लड़की मर जाती है और सरकार नहीं है, सरकार छत्तीसगढ़ में बैठी है और क्या क्या नहीं हुआ, एक लड़की मरी। ये 2 दलित बहनें मर जाती है उत्तर प्रदेश में, जू तक नहीं रही थी। मैं आज तक देख रहा था, आज तक में वो पुलिस वर्जन दिखा रहे थे जिसमें पुलिस कह रहे थे कि वो लड़की अपने मर्जी से उन लड़कों के साथ गई और उनका उन लड़की के साथ अफेयर था। लेकिन माँ का जो वक्तव्य था वो वक्तव्य उन्होंने नोट तो कर लिया लेकिन बताना जरूरी नहीं समझा। मतलब मुजरिमों पे पुलिस विश्वास रखती है, कंप्लेंट करता हूं कि नहीं। एक माँ ने अपनी बेटियां खो दी है, वो झूठ क्यों बोली? बेटियां उठा के गई है, बेटियां जब लेके जा रहे थे मोटरसाइकिल पे जबरदस्ती, तो गांव के लोग उन्होंने पीछा किया मोटरसाइकिल का, गांव के लोग गंवाए वहां पे, लेकिन पुलिस ने वर्जन दिया। और ये उस मरी हुई दलित लड़कियों का, जिनका कोई सानी नहीं, दलित होना ये पाप हो गया इस देश में, गरीब होना ये पाप हो गया इस देश में, उन लड़कियों पे बलात्कार, गैंग रेप, सामूहिक बलात्कार होता है और उनको मार के टांग दिया जाता है। और मोदी मीडिया जो है वो कहता है कि लड़कियां मर्जी से गई। मतलब मरने के बाद भी यदि आप दलित हो, आप गरीब हो और आप बीजेपी शासित राज्य में हो तो फिर गलती आपकी ही है। आपसे बलात्कार हुआ, गलती आपकी। भाऊ, इसमें एक चीज और आ रही है। ये तो आपने बताया कि किस तरह से गोदी मीडिया खबरें दिखाती है और खबरें छुपाती है। जो बहस में एक नई बात आ रही है वो ये कि हमारा ध्यान मुकेश अंबानी के जब तरफ जाता है तो हमें टीवी 18 ग्रुप, जो टीवी 18 ग्रुप है जिसमें अंग्रेजी चैनल है, हिंदी चैनल है, बिजनेस चैनल है और भी कई चैनल हैं उनके, ज्यादातर रीजनल चैनल्स जो उन्होंने कभी ईटीवी के साथ खरीद लिए थे। इसके अलावा मुकेश अंबानी बहुत से मेन स्ट्रीम के जो चैनल हैं जैसे न्यूज नेशन में भी उनका बहुत पैसा लगा है। इंडिया टीवी में भी, हाँ, आज तक में शायद नहीं है, आज तक में कुमार मंगलम बिरला का, जिसमें इंडिया टीवी में भी बताते हैं अप्रत्याशित तौर पर है, और भी कई चैनल हैं। तो ये क्या स्ट्रैटेजी है कि मुकेश अंबानी के अपना इतना बड़ा मीडिया ग्रुप होने के बाद, टीवी 18 होने के बाद, वो और भी चैनल में पैसा क्यों लगा रहे? मतलब वो 70 से 75% मीडिया को क्यों अपने कंट्रोल में ले रहे हैं? इसका क्या कारण है? सबको ये पता है कि यदि मीडिया आपके कंट्रोल में है तो आप बहुत सारी चीजें सरकार से करवा सकते हैं। आज मीडिया ये ब्लैकमेलिंग का जरिया हो गया है। हालांकि मुकेश अंबानी के पास एक कहने के लिए और है, क्योंकि उनका अपना मोबाइल कंपनी है और उसका प्लेटफॉर्म पे यदि न्यूज लाना है तो हो सकता है कि वो कहे कि मैं सारे चैनल्स मेरे अपने प्लेटफॉर्म पे देना चाहता हूँ, इसलिए मैं चैनल पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ। वो एक दलील हो सकती है, लेकिन एक तो साफ दिखाई देता है कि मीडिया पे कंट्रोल करके और मीडिया के द्वारा, अब आप देखिए ना, जैसा आपने इसको बोला, आज सबसे बड़ा विज्ञापन दाता टेलीविजन पे कौन है? बाबा रामदेव है। बाबा रामदेव के बारे में जब इनके सैंपल फेल होते हैं तो किसी भी चैनल पे आपने एक लाइन की खबर देखी कि रामदेव के सैंपल फेल हो गए? कोई चैनल नहीं देता। डीआरडीओ नहीं, और एक चीज, जबकि जो रामदेव ने जिस तरीके से रुचि सोया कंपनी ली थी और रुचि सोया कंपनी के शेयर जिस तरह से मतलब मल्टी बैगर हो गए, रुचि सोया जिस हिसाब से सरकार ने रामदेव को दिलवाई थी, हम थोड़ा ऐसा कहें तो उसकी खबर भी हमने गोदी मीडिया में नहीं देखी। लेकिन मैं मान लिया कि रामदेव जो पतंजलि है वो विज्ञापन देता है, लेकिन अगर हम अडानी को देखें, अडानी भी अब एनडीटीवी ले रहे हैं। ऐसी बात आ रही थी कि शायद बेनेट कोलमैन, जो टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप है, जो सबसे बड़ा ग्रुप है टाइम्स ऑफ इंडिया, जिसका टाइम्स नाउ चैनल है, नवभारत टाइम्स है और भी कई हिंदी चैनल हैं, अंग्रेजी के अखबार हैं, उसको भी शायद अडानी लेना चाहते हैं। अडानी भी जो है मीडिया में बहुत बड़े पैमाने पर इन्वेस्ट करने जा रहे हैं और एनडीटीवी तो वो पूरा 29% शेयर ले ही चुके हैं। तो मुझे क्या हम आने वाले समय में 2024 के चुनाव से पहले मतलब 1.5-2 साल में क्या 90 to 100% या 90% से ज्यादा, 90% से ज्यादा इस देश की मुख्य धारा की मीडिया भाव क्या हम दो हमारे दो के हाथ में होगी? और अगर ऐसा है तो फिर ये जो जनतंत्र है, आपको क्या लगता है इसमें जो पारदर्शिता है क्या बिल्कुल नहीं रह जाएगी? नहीं, देखिए दीपक जी, मुझे तो ये लगता है कि 2024 तक 99 के 100% भी चला जाए मीडिया, क्योंकि जो नहीं जाएगा वो सरेंडर होगा, क्योंकि उनको मालूम है सरेंडर नहीं होने के मायने आपको बिक जाना है।
आपको फिर जबरदस्ती टेक ओवर कर दिया। मैं नहीं मानता कि एनडीटीवी का प्रणव रॉय ने ये शेयर बेचे होंगे, लेकिन उन्होंने एक कंपनी में कहीं से इन्वेस्टमेंट लिया था, वो कंपनी अंबानी ने किसी और को दी थी और वो कंपनी टेक ओवर करके, और वो जबरदस्त टेक ओवर भी कैसा हुआ है, अडानी जी ने कैसा टेक ओवर किया, क्योंकि जिसके पास एक कंपनी थी वो अडानी जी के मित्र नहीं हुआ करते थे, लेकिन फिर वो उनको लगता, मुझे लगता है कि ऊपर से जब प्रेशर होता है तो, क्योंकि अभी महाराष्ट्र में जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चला गया है 2 लाख करोड़ का वेदांता का गुजरात को, उसमें जो आखिरी लेटर वेदांता की तरफ से आया था, जो इन्फॉर्मेशन मिली है आज लीक हुई है मार्केट में, कि वो लेटर ये कह रहा था मुख्यमंत्री को कि आप जरा केंद्र से भी जुगाड़ करिए कि हम आपके पास आए। इसका मतलब केंद्र से कहीं ना कहीं ऊपर से प्रेशर था कि वो गुजरात जाए। तो ऐसे प्रेशर तो आजकल कारपोरेट सेक्टर पे बहुत हो रहे हैं, क्योंकि ये जो सरकार है ये दयाहीन सरकार है, ये स्लॉटर हाउस जैसी काम करती है। स्लॉटर हाउस में कसाई की यहाँ दया माया नहीं रहती, तो इनके यहाँ कसाई तो सरकार बनी हुई है, हाथ में जो शस्त्र है छुरा, वो ईडी है, इनकम टैक्स है, तमाम एजेंसीज है। तो कौन कारपोरेट सेक्टर चाहता है कि हम दुखी हो जाए? इसलिए भैया ये कंपनी के शेयर हमारे पास थे, हमने टेक ओवर कर दिए, ले जाओ, लेकिन ये ब्याज हमारे पास से निकाल दो, ये हमारे यहाँ तकलीफ है, ले जाओ आप। तो ऐसा यदि टेक ओवर करे तो आने वाले समय में जो आपने कहा था कि लोकतंत्र रहेगा क्या, हम कहते हैं कि लोकतंत्र के 4 पिलर होते हैं, एक लेजिस्लेटिव होती है, एक एग्जीक्यूटिव होती है, एक जुडिशरी होती है, और मीडिया होता है। मीडिया तो पूरा खोखला होता दिखाई दे रहा है, जुडिशरी कैसी बिहेव करती है। मैं जुडिशरी, मैं इस सीरीज में, मोदी सरकार की सीरीज में मैं जुडिशरी पे आपके साथ पूरी आधे घंटे बातचीत करूंगा, क्योंकि जुडिशरी में भी आप बहुत गहरी पैठ रखते हैं। आज की बात मीडिया पे हो रही है। मैं जानना चाह रहा था कि इस पूरे सिलसिले में जहां अंबानी साहब के पास अभी ऑन रिकॉर्ड 70% से ज्यादा मेन स्ट्रीम मीडिया उनके हाथ में है, और बाकी में उन्होंने इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रखा है, कहीं 300 करोड़ का, कहीं 400 करोड़ का, और अडानी भी ले रहे हैं। 2 चैनल की मैं बात कर रहा था कि ये जो 2 चैनल है इनका अलाइनमेंट सरकार से कैसा है, एक इंडिया टीवी और दूसरा जी टीवी, क्योंकि ये भी जी बहुत बड़ा ग्रुप है और इंडिया टीवी एक हिंदी चैनल के तौर पर उसकी काफी हिंदी हार्टलैंड में एक अच्छी पकड़ है। इंडिया टीवी और जी के बारे में आपको क्या लगता है, इनका सरकार से अलाइनमेंट है या आरएसएस से? जी, इंडिया टीवी रजत शर्मा की पर्सनल टेलीविजन चैनल, वो अपने बलबूते पे चलाते हैं, लेकिन वो रजत शर्मा जी एबीवीपी से, वो बीजेपी से जुड़े हुए हैं। उनका बीजेपी का जुड़ाव कोई अलग नहीं, संघ का जुड़ाव उनका कुछ अलग नहीं। हाँ, कई बार मैंने देखा, ये तो मैं उनके पीठ पे पीछे भी कहता हूँ कि जब मैं उनके चैनल पे रेगुलर जाया करता था, तब वो कम से कम मुझे टोका नहीं करते थे जैसे बाकी चैनल में टोका टोकी होती है। मतलब आज मुझे कई चैनल से, मतलब खासकर मैं एबीपी ग्रुप से बोलूं तो प्रधानमंत्री अभी का बर्थडे है उनका, उसके लिए प्रोग्राम बन रहा था, तो मुझे एबीपी अस्मिता हो गया, एबीपी गंगा हो गया, यहाँ के कुछ बाइट्स लेने पत्रकार आ गए और वो मुझे बोल रहे थे कि आप देखिए अशोक जी, इस बार तो आप अच्छे फेवर में बोलिएगा। तो मैंने बोला जैसे सवाल होंगे वैसे जवाब होंगे, फेवर में और अनफेवर में क्या होता है, हम तो किसी के फेवर में नहीं बोलते। ये समझ में आता है। एक मुझे याद है कि एक जी टीवी की खास बात है, एक एंकर हुआ करती थी जो पहले एबीपी में थी, वो मुझे जानती थी, तो उनके प्रोग्राम में उसने कहा ग्रेट गेस्ट कोऑर्डिनेशन को कि अशोक वानखेड़े को बुला लीजिए। जैसे ही उनके यहाँ जो पहले एबीपी के गुजरात के हेड हुआ करते थे, बाद में उनके यहाँ चले गए वो सज्जन, तो वो अपने आप को मोदी के बड़े नजदीकी क्लेम करते हैं। उन्होंने उस एंकर को बुरी तरह से डांटा, बोला अशोक वानखेड़े को क्यों बुलाया तुम जानती हो अशोक वानखेड़े क्या है, वो साहब के खिलाफ बोलेगा, ऐसे लोगों को थोड़ी ना यहाँ जगह है। तो कौन फेवर में बोलेगा, कौन साहब बोलेगा। दूसरी बात है कि एक बहुत बड़ी राजनीतिक विश्लेषक की एक बहुत बड़ी एक फौज तैयार हुई है, और ये फौज खासकर संघ से आती है, जो संघ के विचारधारा से प्रभावित है, लेक्चरर्स है, प्रोफेसर है, वो अपने आप को राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं। तो आप किसी चैनल पे यदि आप जाके बैठेंगे तो पहले एक बीजेपी के कोई आदमी होता है, बीजेपी का स्पोक्स पर्सन होता है, एक संघ का आदमी होता है, और 2 राजनीतिक विश्लेषक होते हैं जो संघ के ही विचारधारा के होते हैं। तो ये 4 लोग हैं। उसके बीच में यदि आप और मैं जैसा एक आदमी फंस गया, और एक एंकर 5वां जो उसके साथ बिल्कुल लगा हुआ रहता है कि वो उन 5 4 से ज्यादा एंकर आपसे लड़ता है कि आपने ऐसा कैसा कह दिया। तो ये सारी बातें आप जब कहना जाते हो और उनको लगता है कि ये स्कोर कर रहा है, ये पॉइंट सही कह रहा है, तो इसी के बीच में रोकेगा, हाँ वानखेड़े जी आपके पास आ रहा हूँ, आपको ना बात को पूरी करने दीजिए। ऐसे कई कार्यक्रम हो गए कि मैं मेरा प्रोग्राम बीच में छोड़ के चला आया।
तो ये बोल, क्योंकि उनको हमने देखा है कि आपने छोड़ के आप चले पीसीआर से भी पीछे से बोला जाता है, अरे वानखेड़े को रोको, अरे वानखेड़े को रोको। क्यों रोको? सच्चाई बोलने के लिए रोको, क्योंकि आपको झूठ परोसना है, आपको सिर्फ महिमा मंडन करना है, आपको भटेती करना है। तो एक भटेती करना है तो भटेती का चैनल ही खोलो ना भाई। ये तो आपने से आगे जी। तो आज तक पे वो आता है, ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, तो बहुत बड़ा व्यंग दिखता है वो। उसके आखिरी की लाइन यही होनी चाहिए थी, ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ओनली मोदी जी, और कुछ नहीं। एक चीज और मैं भाऊ यहाँ पर कहना चाहूंगा, ये तो आपने चैनल्स की बात करी है और चैनल्स में ज्यादातर इस वक्त अंबानी ग्रुप के हाथ में है। कहीं पर उन्होंने डायरेक्टली अंबानी ने खरीद रखा है और कहीं इनडायरेक्टली लिया। इसीलिए मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि देश के सुपर संपादक कौन है, मुकेश अंबानी है आज की तारीख में। अखबारों पे थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। अखबार अगर हम देखें, दैनिक जागरण है, अमर उजाला है, भास्कर है और नवभारत टाइम्स है, हिंदुस्तान है, ये जो मेजर ग्रुप्स है, इन